आज का भारत प्रतिस्पर्धी लोकतंत्र का पूरक है। आज वो दौर नहीं है कि राजनीति सिर्फ मुद्दे पर और जन विमर्श पर हो। आज की राजनीति में एक एंगल और भी जुड़ा है और वो है नए ऑफर का दौर। इसकी शुरुआत इस देश में आम आदमी पार्टी ने ही शुरू की थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब केजरीवाल की पार्टी की दाल दूसरे राज्यों में नहीं गल रही। गोवा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी और फ्री का ऑफर भी जनता को दिया, लेकिन इन चुनावों में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और इसी वजह से केजरीवाल के इस फ्री ऑफर वाले चाल को कांग्रेस और बीजेपी ने भी कैच कर लिया, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी की राह अन्य राज्य में मुश्किल होती जा रही है। यानी कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की चालाकी से आम आदमी पार्टी को ही नुकसान हो रहा है। कैसे, बताते हैं आपको। प्रश्न है कि यदि बीजेपी और कांग्रेस भी मुफ्त के दावों पर खुलकर राजनीति करने लगे तो केजरीवाल सरकार की राजनीति का क्या होगा? जनता किसके वादों पर भरोसा करेगी और क्या अब भी केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस से कोई राज्य छीनने में कामयाब हो सकेंगे? जनता हमेशा सत्ताधारी दल के वादों पर ज्यादा भरोसा करती है। सत्ताधारी दल अपने शासनकाल के अंत में विभिन्न योजनाओं के नाम पर भारी पैसा खर्च कर जनता को अपने भरोसे में ले सकते हैं, जिसका उन्हें चुनाव में भी लाभ मिलता है। केंद्र में बीजेपी ने 2019 में सत्ता में आने के पहले इसी तरह किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता का दांव खेला था, जो बहुत कारगर साबित हुआ। इस प्रकार दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में जनता ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर ज्यादा भरोसा किया, जो उन्हें लगातार मुफ्त बिजली, पानी जैसी योजनाओं का लाभ दे रही थी। वहीं पंजाब में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही थी और इसी बीच केजरीवाल ने बिजली फ्री देने का वादा कर दिया, जो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर गया। जाहिर है, इन वजहों से ये संभव है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी को बढ़िया बढ़त हासिल हुई और बीजेपी और कांग्रेस को उसे चुनौती देने में परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस पहले से बड़े खिलाड़ी के रूप में सत्ता या विपक्ष में मौजूद हैं, वहां आम आदमी पार्टी को अपनी जड़े जमाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कर्नाटक चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस में भी फ्री के वादों की झड़ी लगा दी थी। ऐसे में कर्नाटक में लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया और केजरीवाल का फ्री स्कीम उनकी पार्टी में काम नहीं आया। कर्नाटक की जनता ने अपने पुराने प्लेयर कांग्रेस और बीजेपी पर ही भरोसा जताया। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी तो वहीं बीजेपी को विपक्ष की जिम्मेदारी दे दी। वहीं इस चुनाव में कर्नाटक की जनता ने केजरीवाल की पार्टी को सिरे से नकार दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। कमोबेश यही हाल केजरीवाल की पार्टी का भी हुआ दूसरे राज्यों के चुनावों में। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी केजरीवाल की परेशानी यही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल भी फ्री की स्कीमें लेकर आए हैं। वहीं बीजेपी भी मध्य प्रदेश चुनाव से पहले लाडली बहना योजना की शुरुआत कर रही है। इसमें राज्य के महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस भी इसी तरह से जनता के लिए योजनाएं लाती रही तो केजरीवाल के लिए दूसरी राज्यों में पांव पसारना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त का लालच दिखाकर जनता को भ्रमित कर दिया है। लोगों को मुफ्त बिजली पानी की रेवड़ी दी, जबकि उनने लिए 45 करोड़ रुपए से राजमहल बनवा लिया। जिस तरह आम आदमी पार्टी का शराब घोटाला सामने आया, जनता का उन पर से भरोसा खत्म हो गया और केजरीवाल को अब कोई सफलता नहीं मिलने वाली। आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पार्टी हर तरफ से घिरी हुई है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को कांग्रेस का साथ अब तक नहीं मिला है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि धारा 370 हटने के वक्त केजरीवाल कहां थे। मसलन बीजेपी के अलावा विपक्ष भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रहा है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का विलास भवन पार्टी और सरकार की गले की हड्डी बनता जा रहा है। आपसे ना विलास भवन का सच उगले बन रहा है और ना ही निकले बन रहा है। केजरीवाल साहब के साथ दिक्कत यह है कि राजनीतिक नैतिकता की बात करते हुए अनैतिक हो गए हैं और ऐसा कह लीजिए कि सरकार ने मैडम जी के कहने पर अनुसार घर का काम तो करा दिया, लेकिन अब इस गुर्बत का गहने की कीमत चुकाने में उन्हें समस्या हो रही है। आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति आंदोलन से हुई थी, लेकिन आज के दौर में और सिद्धांत विहीन सी नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने के लिए बीजेपी ने भ्रष्टाचार के राजमहल के साथ सेल्फी अभियान शुरू किया। भ्रष्टाचार के राजमहल के साथ सेल्फी अभियान ऐसे समय में शुरू किया गया है जब केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेता सेवाओं के मामलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण वापस लेने वाले अध्यादेश को लेकर नरेंद्र मोदी नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं।
बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के 52 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत में अनियमितता का आरोप लगाती रही है और इसे राजमहल बता रही है। अभियान के दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए मुख्यमंत्री के पुनर्निर्मित आधिकारिक आवास के मॉडल के साथ सेल्फी लेंगे। कनॉट प्लेस में शुरू हुए अभियान में बीजेपी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर भितूड़ी, सांसद मनोज तिवारी, रमेश भितूड़ी और हंसराज हंस सहित अन्य शामिल हुए। सचदेवा ने कहा कि भ्रष्टाचार के राजमहल के साथ सेल्फी अभियान दिल्ली के लोगों के सामने केजरीवाल की असलियत को उजागर करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने बंगले पर जनता की गाढ़ी कमाई का 52 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये अभियान चलाया जाएगा। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई तो जारी ही है, साथ ही केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के सड़क पर भी मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में जब से शिंदे गुट बगावत करके मूल शिवसेना से अलग हुआ है, तब से शिवसेना यूबीटी और उसके सहयोगी दलों की स्थिति खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति से बीजेपी को दूर करने के लिए एक बेमेल गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीतिक अस्तित्व में आया, जिसके बाद से महाराष्ट्र जन सरोकार से दूर होता चला गया। इस पूरे प्रकरण के दौरान सीएम शिंदे को समझ में आ गया है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में अज्ञातवास की ओर नहीं जाना है तो इस अप्राकृतिक गठबंधन से दूर होने में ही भलाई है। महाविकास अघाड़ी का जन्म जब उसे हुआ है, तब से पूरा गठबंधन अंतर्कलह से जूझ रहा है। गठबंधन धर्म का पालन कोई भी सहयोगी करते दिखाई नहीं दे रहा। अब इसी बीच फिर एक ऐसी खबर सामने आई है जो एमवीए के होश उड़ाने के लिए काफी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। महाराष्ट्र में फिलहाल भाजपा और शिवसेना के गठबंधन की सरकार है। महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के एक धड़े के साथ हाथ मिला लिया था। बाद में कोर्ट ने एकनाथ शिंदे को ही असली शिवसेना मान लिया। शिंदे सरकार महाराष्ट्र में 1 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली है। ऐसे में ये ओपिनियन पोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ओपिनियन पोल में जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा गठबंधन को 165 से 185, कांग्रेस और अन्य को 88 से 118, मनसे को 2 से 5 और अन्य को 12 से लेकर 22 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो भाजपा और शिवसेना शिंदे गठबंधन को यहां पर 46% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 35% वोट मिलने का अनुमान है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट शामिल हैं। अन्य दलों में बात की जाए तो एमएनएस को 3% और अन्य को 16% वोट मिलने का अनुमान है। अगर अकेले सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 121 से 131, शिवसेना गुट को 44 से 54 सीटें मिल सकती हैं। एमवीए की बात की जाए तो उद्धव की शिवसेना को 8 से 18, कांग्रेस को 39 से 49 सीटें और एनसीपी को 41 से 51 सीटें मिलने का अनुमान है। एमएनएस को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 12 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के पास 162 सीटें हैं। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पास 121 सीटें हैं। इसमें ओवैसी की पार्टी के 2 विधायक भी हैं। वहीं एनडीए की कुल 162 सीटों में बीजेपी के 105, शिंदे गुट के 40, प्रजपा के 2 और अन्य के 3 सीटें और 12 निर्दलीय हैं। तो देखा आपने कैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना पिछड़ती दिख रही है और बीजेपी और शिंदे की शिवसेना काफी आगे निकल आई है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत की पोल खुलती जा रही है। किसानों के बहाने टिकैत अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं। हालांकि टिकैत की दाल नहीं गल रही। यूपी विधानसभा चुनाव में भी विपक्षी एजेंडे के तहत राकेश टिकैत ने बीजेपी को हराने की खूब कोशिश की, लेकिन जनता ने बीजेपी को ही अपना आशीर्वाद दिया और टिकैत के एजेंडे को फेल कर दिया। वहीं एक बार फिर लोकसभा चुनाव को देखते हुए राकेश टिकैत एक्टिव हो गए हैं। हालांकि टिकैत को डर ही लग रहा है कि अगर एक बार फिर केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। राकेश टिकैत, जो कि आज के समय में मोदी विरोध और एजेंडा राजनीति के पूरक बन गए हैं, उन्हें भी अब समझ में आने लगा है कि विपक्ष के भरोसे रहेंगे तो ये हमारी भी नैया डुबा देंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद राकेश टिकैत बोल रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता टिकैत को किसानों की मांगों को लेकर अक्सर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए देखा गया है, लेकिन अब टिकैत ने विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियां आंदोलन नहीं करना चाहती हैं, खुद तो ये बर्बाद होंगी ही, हम लोगों को भी इनके लोग बर्बाद कर देंगे। टिकैत शामली के बाबरी क्षेत्र के भाजू गांव में लगी किसान पंचायत में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव, जो कि 2024 में होना है, अगर चुनाव के दौरान बेईमानी हुई तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो विपक्ष का पीएम बनेगा।
पहलवानों के विरोध पर टिकैत ने कहा कि बीजेपी सरकार से हमने महिला पहलवानों की बात करवाई, ऐसा करके क्या मैंने कोई गुनाह किया? दरअसल केंद्र सरकार किसान संगठन को बदनाम करने पर तुली हुई है। दरअसल राकेश टिकैत कई बार पहलवानों की समर्थन भी कर चुके हैं। इसी को लेकर बीजेपी के कई नेता टिकैत पर हमलावर हैं। टिकैत के मुताबिक ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में चल रहा है। कोई भी पार्टी हमारे आंदोलन को लेकर गलत काम करेगी, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। हाल ही में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार मांग हो रही है। पहलवानों के आंदोलन का कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने समर्थन दिया। वहीं राकेश टिकैत ने भी पहलवानों के विरोध को सही ठहराया। तो देखा आपने कैसे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष से ज्यादा बेचैन राकेश टिकैत लग रहे हैं। साल के अंत में 3 राज्यों के चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से कांग्रेस को काफी उम्मीद है। प्रदेश के हर नेता को लग रहा है कि कांग्रेस के लिए एमपी का चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के लिए टॉनिक की तरह साबित होगा। एमपी में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का औपचारिक आगाज जबलपुर से प्रियंका गांधी ने कर दिया है, लेकिन इस आगाज के साथ ही कांग्रेस नेता फिर से सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस राजीव गांधी के दौर से ही सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड चलाती आ रही है। कांग्रेस के नेता चुनाव और चुनाव के दौरान मंदिरों के मैराथन चक्करों में लग जाते हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे तक सब मंदिर का दौर शुरू कर देते हैं। प्रियंका गांधी भी आज जबलपुर में उसी प्रक्रिया को दोहराती नजर आई, लेकिन पूजा के गलत तरीके के कारण वो सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गई। क्या है खबर, बताते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी से जबलपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा की सभा के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव का औपचारिक आगाज हो गया है। जबलपुर दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने दौरे की शुरुआत नर्मदा की पूजा से की। उन्होंने घाट पर पहुंचकर मां नर्मदा की पूजा की। हालांकि उनकी इस पूजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी हिंदू बता दिया। बीजेपी ने प्रियंका गांधी का एक वीडियो शेयर कर यह हमला बोला। ट्वीट में बीजेपी ने प्रियंका गांधी का वो वीडियो शेयर किया जिसमें वो नर्मदा की आरती कर रही हैं। इस वीडियो में प्रियंका गांधी ने आरती करने के बाद कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा को आरती का दीप सौंपा। इसके बाद उन्होंने आरती ली। इसी वीडियो को ट्वीट कर बीजेपी ने कहा कि प्रियंका गांधी को इतना भी नहीं पता कि आरती पहले भगवान को दी जाती है, फिर इंसान लेते हैं। इसी के साथ बीजेपी ने उन्हें चुनावी हिंदू बता दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी प्रियंका गांधी पर हमला बोले। नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी पर हमलावर होते हुए कहा कि ये लोग चुनावी हिंदू हैं। मिश्रा ने सवाल करते हुए कहा कि आखिर इन्हें चुनावों में ही क्यों नर्मदा मैया और गंगा मैया की याद आती है। इसी के बाद मिश्रा ने तंज भरे शब्दों में कहा कि जब इन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 2 सीटें आई थीं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भी यही हाल होगा। कांग्रेस पार्टी इस बार दावा कर रही है कि उसकी स्थिति मध्य प्रदेश में काफी मजबूत है। कर्नाटक चुनाव से मिली सीख के बूते कांग्रेस पार्टी अब हिंदुत्व पर मुखर होकर मध्य प्रदेश चुनाव में उतर रही है। इसी के चलते पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में महाकाल, लोक और भगवान शंकर का नाम छाया रहा। अब कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ चुनावी शंखनाद कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस ने मां नर्मदा का घाट चुना है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव होना है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।